वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के तहत आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की जो पाठ्यपुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत, उसके अध्याय 7 राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एनसीईआरटी की नई और पुरानी दोनों पाठ्यपुस्तकों को सम्मिलित करते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये वीडियो बनाया जाए ताकि किसी भी कंपटीशन में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएँ वो आप आसानी से हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ जो पुरानी एनसीईआरटी की जो बुक्स थी उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहले मैं वो बता रहा हूँ, उसके बाद में जो नई एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है उनको प्रश्नोत्तर के रूप में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की जो परेड है भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। यानी दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली जो परेड है वो राष्ट्रवाद का एक अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रवादी संघर्षों ने राष्ट्रों और साम्राज्यों की सीमाओं के निर्धारण पुनर्निर्धारण में योगदान दिया है। राष्ट्रवाद कई चरणों से गुजर चुका है। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में इसने कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहद राष्ट्रों के राज्यों की निर्माण की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। यानी कि राष्ट्रवाद के कारण ही यूरोप में छोटे छोटे जो राज्य थे वो इकट्ठे होकर के बड़े देशों का या राज्यों का रियासतों का गठन हुआ। आज के जर्मनी और इटली का जो गठन या एकीकरण है और सुदृढ़ीकरण है वो इसी प्रक्रिया के जरिए हुआ था। और लातिन अमेरिका में बड़ी संख्या में नए राज्य भी स्थापित किए गए थे। यानी राष्ट्रवाद के कारण कई छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण भी हुआ तो वहीं कई बड़े राष्ट्रों का बिखराव भी हुआ है। तो इस तरह से नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस पुस्तक है और कई बार पूछी जाती है। तो इसमें लिखा है कि हालांकि बाहरी रूप से लोगों में विविधता और अनगिनत विभिन्नताएं थी, लेकिन हर जगह एकात्मकता की वह जबरदस्त छाप थी जिसने हमें युगों तक साथ जोड़े रखा, चाहे हमें जो भी राजनीतिक भविष्य या दुर्भाग्य झेलना पड़ा हो। ये उन्होंने राष्ट्रवाद के संदर्भ में कहा था। नेक्स्ट है, यूरोप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में ऑस्ट्रेलियाई, हंगेरियाई और रूसी साम्राज्य और इनके साथ एशिया और अफ्रीका के ब्रिटिश, एशिया और अफ्रीका के अलावा जैसे एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन के मूल में राष्ट्रवादी था। यानी एशिया और जो भी अफ्रीका के देश थे उनमें अधिकांश देशों के ऊपर यूरोपीय जो देश थे, ब्रिटेन है, फ्रांस है, डच यानी हॉलैंड है और पुर्तगाल, ये इनके औपनिवेशिक शासन था। जैसे भारत भी है वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। हालांकि भारत के कुछ भागों पे जैसे गोवा वगैरह पे पुर्तगाल का कब्जा था। इसी तरह से अधिकांश जो एशिया और अफ्रीका के देश थे वो इससे पीड़ित थे। तो इनके जो विघटन, जो इनका साम्राज्य का जो विघटन हुआ या इन देशों में जो भी क्रांति हुई इसके मूल में राष्ट्रवाद ही था। भारत और अन्य पूर्व उपनिवेशों के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र होने के संघर्ष भी राष्ट्रवादी संघर्ष थे। यानी देश का जो भी स्वतंत्रता संग्राम था वो राष्ट्रवाद से प्रेरित था और ये संघर्ष विदेशी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा से प्रेरित थे। 1960 के दशक से ही सीधे तौर पे सुस्थिर राष्ट्र राज्य कुछ समूह या अंचलों द्वारा उठाई गई राष्ट्रवादी मांगों का सामना करते रहे और इन मांगों में पृथक राज्य की मांग भी शामिल है। कहने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रवाद के कारण जहाँ देश को अंग्रेजों से या अन्य देशों को अलग अलग जो औपनिवेशिक शासक थे उनसे मुक्ति भी मिली, लेकिन इसके कारण कई जो राज्यों में पृथककरण की भावना भी पैदा हुई, इसकी मांग भी बढ़ी। नेक्स्ट है, ऐसे पृथकतावादी आंदोलन जैसे कुछ देशों में आज भी चल रहे हैं या कुछ अतीत में जो चले थे उनमें अलग अलग जगहों पे उसे उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कनाडा में क्यूबेक वासी है वो अपना अलग अस्तित्व की मांग कर रहे हैं। उत्तरी स्पेन में बास्क जो वासी है वो है। तुर्की और इराक में कुर्द है वो अपना अलग से साम्राज्य स्थापित करने की बात करें। और श्रीलंका में तमिलों द्वारा भी ये इस तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। हालांकि श्रीलंका में तमिलों का जो भी मामला था वो अब शांत हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले ये मामला बहुत पेचीदा था और भारत तक को यहाँ शांति सेना भेजनी पड़ी थी और इसके परिणाम स्वरूप अब इसमें कुछ जो भी नॉर्वे जैसे जो देश थे इन्होंने मध्यस्थता करके इस मामले को काफ़ी हद तक अब शांत कर दिया है। आज अरबी या राष्ट्रवाद में तमाम अरबी देशों को एक अखिल अरब संघ एकताबद्ध करने की उम्मीद पाल सकता है। यानी अरब राष्ट्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना है और लेकिन बास्क और कुर्द जैसे पृथकतावादी आंदोलन तो मौजूदा राज्यों के विघटन के लिए ही संघर्षरत है। यानी जो बास्क और कुर्द है वो एकीकरण की बजाय विघटन के रूप में ज़्यादा सक्रिय है और कई राष्ट्रों की अपनी कोई सामान्य भाषा नहीं है। जैसे कनाडा का उदाहरण सामने है। कनाडा में अंग्रेजी, फ्रांसीसी भाषी लोग साथ साथ रहते हैं। तो ये अलग अलग मामलों में अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से ये बातें हैं। नेक्स्ट है, यहूदी, जैसे यहूदी लोगों ने अपने इतिहास में ज़्यादातर समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बिखरे फैले रहने के बावजूद हमेशा दावा किया है कि उनका जो मूल गृह स्थान है वो फिलिस्तीन है, वो उनका स्वर्ग है। और यहूदियों का एकमात्र जो देश है इजराइल है। आज की तारीख में विश्व में सबसे
छोटे या आकार की दृष्टि से छोटा होते हुए भी तुलनात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली देश है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत विकसित है। और बास्क में आत्मनिर्णय की मांग, यानी बास्क जो है स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्पेनिश सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है, लेकिन बास्क जो राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण हैं इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन जाए। तो कहने का मतलब हुआ कि राष्ट्रवाद की भावना के कारण जहाँ देशों का या राज्यों का जो गठन भी हुआ है और कुछ जगह वहाँ विघटन की भी मांग चल रही है। नेक्स्ट है वर्साय संधि। जैसे इतिहास की बहुत फेमस संधि है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1919 तक, तो उसके अंतिम दौर में वर्साय की संधि हुई थी 1920 के लगभग। उसमें ये वैसे संधि जर्मनी पे थोपी गई थी और जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि थी, और इसी संधि के कारण है जो द्वितीय विश्व युद्ध के कहा जाता है कि वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के जो बीज है वो शामिल थे। यानी इसकी शुरुआत या द्वितीय विश्व युद्ध की जो भी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी उसमें वर्साय संधि का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इसके दौरान जर्मनी पे बहुत सारे जो भी कर वगैरह लगा दिए थे, जर्मनी के टुकड़े कर दिए थे। उसके कुछ जो औद्योगिक क्षेत्र थे लॉरेंस वगैरह वो फ्रांस को और अन्य देशों को दे दिए थे। तो इस तरह से वर्साय की संधि से बहुत छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ था। तो इस तरीके से इस संधि के कारण भी राष्ट्रवाद की भावना बहुत प्रबल हुई थी, और इसका जो उदाहरण था वो जर्मनी और इटली का था, जिसने आगे जाकर के नाजीवाद और फांसीवाद की जो विचारधाराएं पनपी और उनके कारण द्वितीय विश्व युद्ध पूरे विश्व को झेलना पड़ा। नेक्स्ट है, जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की थी, और अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे। यानी स्वतंत्रता के समय में एशिया और अफ्रीका के जो औपनिवेशिक शासन के, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जो हॉलैंड वगैरह इनके जो पुर्तगाल के जो अंडर में थे, तो इनमें भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था और इसमें भी ये राष्ट्रवाद की भावना है वो प्रबल थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम, ये कथन है, कोटेशन है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता। मेरी शरण स्थली तो मानवता ही है, और मैं हीरों की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिनको भारत रत्न भी मिला हुआ है और नोबेल पुरस्कार विजेता है। और ये औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर है वो औपनिवेशिक शासन के विरोधी थे, और टैगोर जिसे देशभक्त कहते थे उसकी समालोचना उनके लेखन में स्थायी विषय था। वे देश के स्वाधीनता आंदोलन में मौजूद संकीर्ण राष्ट्रवाद के कटु आलोचक थे। यानी उन्होंने राष्ट्रवाद की बजाय मानवता को ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी, वरीयता दी थी, और संकीर्ण जो राष्ट्रवाद था जिसमें कई बार विघटन की बात आ जाती है तो उसके वे आलोचक थे। तो ये कथन काफ़ी फेमस है। अब नेक्स्ट है, इस वस्तुनिष्ठ राष्ट्रवाद जो टॉपिक है उससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुछ वन वर्ड टाइप है या थोड़े से डिटेल में है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, किस शताब्दी में राष्ट्रवाद ने यूरोप में कई छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहत राष्ट्रों के राज्यों के निर्माण का मार्ग, स्थापना का मार्ग जो प्रशस्त किया था? तो इसका सही आंसर है 19वीं शताब्दी में। यूरोप में छोटी छोटी रियासतों का एकीकरण है वो 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक इसका विपरीत है, वो 20वीं शताब्दी में हुआ, तो आगे आ जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? तो ये पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन का कारण भी राष्ट्रवाद था। नेक्स्ट है, किस संधि के तहत बहुत छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ? अभी मैंने जिक्र किया था, आपको याद आ गया होगा, वर्साय की संधि। और दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस जो परेड है किसका प्रतीक है? तो ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इस अध्याय की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। क्यूबेक वासियों द्वारा निम्न में से किस देश में प्रत्यक्षतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? तो जो क्यूबेक प्रांत कहाँ का है? कनाडा का है, तो ये कनाडा में है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा प्रत्यक्षतावादी आंदोलन चलाया जा रहा है? अब जा रहा, ये क्योंकि पुराना टॉपिक है या पुरानी जो पाठ्य पुस्तक लिया है, अब वर्तमान में ये समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये श्रीलंका में तमिलों द्वारा था, और इनके द्वारा एक संगठन का गठन किया गया था जिसको लिट्टे कहा जाता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिनके द्वारा संघर्ष किया था। और काफ़ी लंबे समय के बाद में अब जैसे प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनकी हत्या भी लिट्टे के जो उग्रवादी थे उनके द्वारा की गई थी, और उनके जो भी आरोपी थे उनको अभी हाल ही में न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है या छोड़ा गया है। तो ये मामला अभी कुछ दिनों से वापस चर्चा में थोड़ा सा है, लिट्टे वाला। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद हमारी अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकती। मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा।
उक्त कथन किसका है? अभी इस कथन का आपने जिक्र किया था, तो ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है नेशनलिटी शब्द किस लैटिन भाषी शब्द से उत्पन्न हुआ है? नेशनलिटी यानी राष्ट्रवादी शब्द जो लैटिन भाषा के शब्द है नेट्स, इससे ये उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है या पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो भारतीय राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक है। इराक में कुर्दों का जो आंदोलन है वो पृथकतावादी आंदोलन है, राष्ट्रवादी है लेकिन पृथकतावादी है, देश को तोड़ने का आंदोलन है, जोड़ने का नहीं है। अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एक सूत्र में बंधा एक काल्पनिक समुदाय है, वो राष्ट्र कहलाता है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है और उनका मूल स्थान, मूल ग्रह स्थल फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है। ये किसका दावा है? यहूदियों का दावा है। विश्व भर में जो भी यहूदी फैले हुए हैं वो फिलिस्तीन को अपना जो स्वर्ग स्थान मानते हैं। दिल्ली की जो गणतंत्र दिवस की परेड है राष्ट्रवाद का बेजोड़ प्रतीक क्यों है? क्योंकि गणतंत्र दिवस की परेड में सत्ता और शक्ति के साथ विविधता की भावना को भी प्रदर्शित करते हैं और विविधता में भी एकता की भावना है वो प्रदर्शित होती है, इसलिए ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 प्रतीकों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रवाद के 4 प्रतीक जो है, एक तो है जैसे राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय नागरिकता है और स्वतंत्रता दिवस है। इस तरह से ये राष्ट्रवाद के प्रतीक है। इन अवसरों पर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो प्रदर्शित होती है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद ने कौन सी भूमिका निभाई? तो 19वीं सदी में यूरोप ने जो राष्ट्रवाद के कारण छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से वृहद राष्ट्रों के निर्माण की या स्थापना का जो मार्ग प्रशस्त किया था। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद की क्या भूमिका रही? अब जैसा मैंने कहा था कि 19वीं शताब्दी से ठीक विपरीत 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भूमिका रही। तो जैसे 19वीं शताब्दी में छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हुआ था, उसके विपरीत यूरोप में 20वीं सदी में राष्ट्रवाद ऑस्ट्रेलियाई, अंग्रेज, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली साम्राज्यों के पतन का हिस्सेदार रहा। यानी इसके कारण बड़े बड़े जो देश थे उनका पतन हुआ, तो ये इसका विपरीत हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। तो राष्ट्र निर्माण के 2 तत्व है साझा विश्वास और साझा इतिहास। इसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता क्या चाहते हैं? तो जैसे आपको पता होगा बास्क स्पेन में है, तो बास्क राष्ट्रवादी नेता चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन जाए। और कक्षा 11 के जो भी अन्य अध्याय के जो भी वीडियो है वो मैंने इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं आने वाले समय में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कॉमन टॉपिक्स है, जैसे राष्ट्रपति है या लोकसभा है, राज्यसभा है या भूगोल के कुछ टॉपिक है, इन पे वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहें। और कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के जितने भी पार्ट है उनके भी क्विक रिवीजन की जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा से क्या आशय है? तो एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा का मतलब है कि इसका आशय है कि अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राज्य मिले, यानी एक राज्य की एक ही संस्कृति हो, अलग राज्य है, अगर संस्कृति अलग है तो राज्य भी अलग हो। तो एक तरह से ये राष्ट्रवाद की प्रबलता का एक उसका परिणाम है। नेक्स्ट है एक संस्कृति एक राज्य की अवधारणा के को 19वीं सदी में मान्यता देने के कोई 2 परिणाम लिखिए। इस मान्यता को यानी एक संस्कृति राज्य को मान्यता देने से क्या हुआ? तो इससे राज्यों की सीमाओं में बदलाव किए गए और इससे सीमाओं में एक और से दूसरी और बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ। यानी एक संस्कृति वाले लोग हैं वो एक स्थान पे एकत्र हुए और इस कारण से कई जगह बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में जनसंख्या का विस्थापन हुआ। लोगों को एक अपनी जैसे जिस संस्कृति का जहाँ बाहुल्य था वहाँ से जो उसके कम जो संख्या वाले लोग थे उनको वहाँ से हटना पड़ा। इस तरह से विस्थापन झेलना पड़ा और देशों की सीमाएँ हैं वो भी परिवर्तित हुई और छोटे छोटे राज्यों का जो है निर्माण हुआ भाषा या संस्कृति के आधार पर। राष्ट्रीयता के विकास में बाधक तत्वों में से किन्हीं 2 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीयता के विकास में बाधक एक तो अशिक्षा है और एक सांप्रदायिकता की भावना है। सांप्रदायिकता के कारण क्या होता है कि विघटन को बढ़ावा मिलता है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, तो राष्ट्रीयता के ये विकास में बाधक है। विभिन्न राष्ट्र अपनी ग्रह भूमि को क्या नाम देते हैं? तो अलग अलग राष्ट्र है वो अपनी ग्रह भूमि को अलग अलग नाम देते हैं। जो कुछ लोग मातृभूमि कहते हैं, कुछ पितृभूमि, या जैसे यहूदी वगैरह वो पवित्र भूमि कहते हैं। इस तरह से अलग अलग नाम देते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी किन कारकों के कारण राष्ट्रवादी भावनाएं प्रेरित होती हैं? तो इसमें 2 जो टॉपिक है या 2 जो मेन कारक है, एक तो है संयुक्त विश्वास और एक है इतिहास। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है और उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो जैसे राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले 2 कारक है, एक तो संयुक्त विश्वास, संयुक्त या साझा विश्वास से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और इसी के चलते इसका अस्तित्व बना रहता है। और दूसरा है इतिहास। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाला दूसरा कारक है इतिहास। एक राष्ट्र की स्थायी
जो भी है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए इस संयुक्त स्मृतियाँ ऐतिहासिक अभिलेखों की रचना द्वारा इतिहास बोध निर्मित किया जाता है। यानी जो इतिहास है वो राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रेरित करने वाला कारक होता है। इतिहास को पढ़कर ही हम जान सकते हैं कि अतीत में क्या हुआ था, और इतिहास की घटनाओं से ही हम सबक लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। वर्तमान में विश्व में किन्हीं 4 पृथकतावादी आंदोलनों को उल्लेख कीजिए। यानी विश्व के अलग अलग भागों में पृथकतावादी आंदोलन चल रहे हैं। कुछ भागों में कभी तीव्र होते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी मात्रा में चलते रहते हैं। अब जैसे इसमें कनाडा का एक तो क्यूबेक वासियों का जो आंदोलन है, उत्तरी स्पेन में बास्क वासियों का है, इराक में कुर्दों का है, और श्रीलंका में तमिलों द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे थे। हालांकि मैंने पहले बता दिया कि श्रीलंका वाला मामला है, अब वो थोड़ा कम पड़ गया है, अब वहाँ शांति है। हालांकि श्रीलंका में अब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो श्रीलंका की चीन पे आत्मनिर्भरता थी, जिसके कारण श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। तो अगर आप करंट से जुड़े रहें तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। राष्ट्र परिवार से किस प्रकार भिन्न है, यानी एक राष्ट्र और एक परिवार में क्या अंतर होता है? तो परिवार प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित होता है। यानी परिवार में जितने भी सदस्य हों एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कोई माता पिता भाई बहन इस तरह से जो भी होते हैं। जबकि राष्ट्र प्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित नहीं होता, एक भावना विशेष पे आधारित होता है। यानी एक राष्ट्रवाद की जो भावना है उस पर आधारित होता है, संस्कृति वगैरह इनका जो सम्मिलित रूप होता है। नेक्स्ट है बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता अपने स्वतंत्र देश की मांग के समर्थन में क्या तर्क देते हैं। यानी बास्क जो आंदोलनकारी उनका क्या मांग है, तो उनकी जो तर्क है वो एक तो पहला तर्क ये है कि उनको संस्कृति और भाषा स्पेनिश संस्कृति भाषा से भिन्न है, इसलिए वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। बास्क जो क्षेत्र है वो पहाड़ी भू संरचना है, उसके कारण से शेष स्पेन से भौगोलिक तौर पर अलग करती है, और उनकी विशिष्ट न्यायिक प्रशासनिक और वित्तीय प्रणालियाँ हैं, जो इन आधारों पर ये बास्क राष्ट्रवादी नेता है वो अपने को स्पेन से अलग करने की मांग करते हैं। राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या का समाधान क्या है? तो अगर किसी राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय है तो उसकी समस्या है, उनका समाधान तो ये है कि समस्या का समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं है, बल्कि वर्तमान राज्यों में को अधिक से अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। यानी अगर अल्पसंख्यक समुदाय या किसी भी संस्कृति के लोग हैं और वो अगर अपने अलग राज्य की मांग करें तो उस तरह से देश का तो पूरा विघटन हो जाएगा। तो ये और उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। उनकी समस्या का समाधान है कि राज्य को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए, समतामूलक बनाया जाए, उनके कुछ विशेष अधिकार उनको दिए जाएं, उनके अधिकारों की संरक्षण किया जाए। तो इस तरह से इनकी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया जा सकता है। अलग राष्ट्र या अलग राज्य की जो निर्माण करना है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है, और इससे देश का या राज्य का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट है राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में क्या अंतर है। तो अब राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच में अंतर केवल राजनीतिक संगठन और स्वतंत्र राज्य संबंधी है। राष्ट्रीयता में सांस्कृतिक एकता होती है, लेकिन संगठन और स्वतंत्र राज्य नहीं होता। जब राष्ट्रीयता अपने आप को स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाली राजनीतिक संस्था के रूप में संगठित करती है तो वो राष्ट्र बन जाती है। यानी राष्ट्र का मतलब हो गया एक देश हो गया जिसमें जिसके लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना हो, जबकि राष्ट्रीयता है वो एक विचारधारा है, एक भावना है जो लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है और एकता प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से राष्ट्र है और एक राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता जो भावना हो गई, तो ये अंतर है। और इस तरह से ये जो राष्ट्रवाद जो पाठ था इसका एक तरह से सार संग्रह मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न थे एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 की जो थी, जिसमें राष्ट्रवाद पुरानी पाठ्यपुस्तक और नई दोनों को मैंने शामिल करके इसमें सारे जो भी कंटेंट थे उसको शामिल करने का प्रयास किया है। और 11 और कक्षा 12 के जो पॉलिटिकल साइंस के जो अध्यायों के जो भी पाठों के जो भी क्विक रिवीजन या सार संग्रह है वो मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ और अन्य कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।